नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। साथियों, आज दिनांक 12/10/2020 को हम विज्ञान विषय में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, अर्थात बल तथा गति के नियम। आइए, इस चैप्टर का हम पूरी तरह से क्या करेंगे, आज रिवीजन करेंगे, पूरी तरह से दोहराएंगे। हमने इस चैप्टर को आप पुराने वीडियोज़ में भी देख सकते हैं, मैं आपके पास लिंक भेज देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसमें देख सकते हैं। पूरे चैप्टर को अलग अलग भी आप पढ़ सकते हैं। आज हम इस पूरे चैप्टर को एक साथ ख़त्म करने के मूड में हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला इसका जो टॉपिक है वो क्या है, फोर्स। फोर्स अर्थात बल। बल क्या है भाई? बल वह क्षमता है जिसकी वजह से किसी भी वस्तु में या किसी भी वस्तु के दिशा में, किसी वस्तु के आकार में, किसी वस्तु का पर लगने वाला खिंचाव या किसी वस्तु पर लगने वाला धक्का, इन सब चीज़ों को परिमार्जित करता हो, इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करता हो, वही क्या है, बल। बल के बारे में हमने ये भी पढ़ा था, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। आपसे कभी कभी इसका यूनिट भी पूछा जाता है कि इसका यूनिट क्या है। तो सर, फोर्स का यूनिट है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन। आप देखिए कैसे इसका यूनिट प्राप्त किया था हमने। सर, मास का यूनिट हो जाएगा किलोग्राम और एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही इसका यूनिट हो जाएगा। या चूँकि इस फोर्स की प्रक्रिया का डिस्कवरी जो वैज्ञानिक थे, या इसके बारे में सबसे पहला जो तथ्य जिस वैज्ञानिक ने दिया था वो न्यूटन साहब थे, तो इनके नाम पर ही इसका यूनिट क्या हो गया, न्यूटन। और ये एसआई मात्रक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। बल का एसआई मात्रक क्या है, न्यूटन। अब ये जो बल है आपका दो प्रकार का हो सकता है, बैलेंस फोर्स या अनबैलेंस फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर अगर हम एक बराबर बल दोनों तरफ से लगाएं, यानी इधर से भी 20 न्यूटन का बल और इधर से भी 20 न्यूटन का बल, इधर से भी 20 न्यूटन, इधर से भी 20 न्यूटन, तो जब एक बराबर बल लगाएंगे तो वस्तु के आकार में तो हो सकता है परिवर्तन हो जाए, लेकिन इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि दोनों तरफ से एक बराबर बल लग रहा है। तो इस तरह के फोर्स को क्या कहते हैं सर, बैलेंस फोर्स कहते हैं। और इसका रिजल्टेंट जो होता है वो लगभग जीरो होता है। क्यों? क्योंकि उसके सर वजह से वस्तु की अवस्था या वस्तु के स्टेट में कोई चेंज नहीं होता, वस्तु कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करती। जबकि अगर फोर्स कैसा हो, अनबैलेंस्ड हो, तो अनबैलेंस फोर्स का मतलब होता है एक तरफ से बहुत ज़्यादा बल लगाया। जैसे मान लीजिए इस तरफ से क्या हो रहा है, लगभग 80 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, और इस तरफ से जो लगने वाला बल है वो 5 न्यूटन का। जैसे जनरली किसी भी बस या ट्रक में होता है कि सर बस जो बल लगा रही है वो पता चल रहा है कि 1000 न्यूटन का बल लगा रही है, जबकि जो ज़मीन की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगाया जा रहा है वो हो सकता है 2 न्यूटन या 3 न्यूटन का बल हो। तो सर इस तरह का फोर्स क्या कहलाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। और अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से ही मोशन पॉसिबल हो पाता है। साथ ही साथ अनबैलेंस्ड फोर्स का जो रिजल्टेंट वैल्यू होता है वो हमेशा जीरो से क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये पूछा जाता है सवाल कॉम्पिटिशन्स में। अगला टॉपिक पूछ रहा है कि क्या है गति के नियम, व्हाट आर द लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहला जो नियम है गति का, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको पढ़ने से पहले हमको जानना होगा क्या, इनर्शिया। इनर्शिया का तात्पर्य क्या है, जड़त्व से। क्या होता है जड़त्व? सर, जड़त्व ये कहता है कि किसी भी वस्तु की जो बनी हुई स्थिति है वही उसका जड़त्व है। ये दो प्रकार का होता था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वो रुके ही रहना चाहती है। और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है, यदि कोई वस्तु मोशन में है तो वह मोशन में ही बने रहना चाहती है। और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि सर रुकी हुई वस्तु जो रुके रहना चाह रही है या चलती हुई वस्तु जो चलते रहना चाह रही है, ये अपनी स्थिति में ही बने रहेंगे, वो अपने इनर्शिया में ही बने रहेंगे until and unless any external force is applied over it, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। आपके पास उदाहरण भी मैंने बहुत सारे पेश किए थे। आप मान लीजिए मोबाइल ही चलाने में बिजी हैं, फ़ोन चला रहे हैं अपना, लगे हुए हैं, तो आप तब तक मोबाइल चलाते रहना चाहेंगे फोर्स जब तक आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल ना लगाया जाए। जब तक पिताजी मना नहीं कर दिए, माताजी ने कहा नहीं कि बेटा चलो आओ दूसरा काम करना या पढ़ाई शुरू कर दो, तब तक आप उसी काम में लगे रहते हैं। तो व्हाट इज़ दैट whatever the state we are following right now, we want to maintain it. If we are in the stationary phase, we want to
be in stationary, and if we are in the motion phase we wants to continue in motion until and unless any external force is applied over it. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? गति का दूसरा नियम ये कहता है कि सर यदि किसी एक निश्चित द्रव्यमान की वस्तु हो 40 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम, तो साथ ही उसके मोमेंटम में यदि चेंज हो रहा है तो उसके मोमेंटम में होने वाला जो चेंज है वो कहलाता है किसके बराबर? फोर्स के बराबर. चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड मल्टीप्लाइड विद द मास इज कॉल्ड फोर्स. अब चेंज इन मोमेंटम को ही हम क्या कहते थे? चेंज इन मोमेंटम मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी इज व्हाट इट इज कॉल्ड एज? सर इट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन. तो मास और एक्सेलरेशन में हमने क्या कर दिया? गुणा कर दिया. तो ये किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर. अब आपसे कई सारे कॉम्पिटिशन्स में या कई सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि सर आप हमें क्या बता सकते हैं कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, आपके दैनिक जीवन में क्या उपयोग है? तो सर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग है. जैसे कि सबसे पहला उपयोग दिया क्या? इंजीनियर्स ट्राई टू कीप द मास ऑफ द कार एज लो एज पॉसिबल. फार्मूला 1 रेसिंग अगर आपने देखी हो तो फार्मूला 1 रेसिंग की जो कार होती है उसका वजन बहुत ही हल्का होता है और जो उसका इंजन होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है. एक कुछ ऐसे मेटल से ये बनाया जाता है जो काफ़ी हल्का हो लेकिन मजबूत पर्याप्त हो, और इंजन भी काफ़ी स्ट्रांग बनाया जाता है ताकि इंजन जो फोर्स लगाए वो मैक्सिमम वैल्यू का हो सके और उसके वेलोसिटी में मैक्सिमम चेंज हो सके. वो 300-400 की स्पीड पकड़ लेती है. दूसरा एग्जांपल उसने दिया राइडिंग अ बाईसाइकिल. एक व्यक्ति क्या कर रहा है? साइकिल को चला रहा है. तो जो साइकिल को वो चला रहा है तो साइकिल को चलाने में क्या होता है सर कि उस व्यक्ति का अपना मास और साइकिल की जो वेलोसिटी है उसमें जो चेंज आ रहा है उन दोनों को यदि आप मल्टीप्लाई कर दें तो व्यक्ति द्वारा उस साइकिल को चलाने में लगाए गए बल के वो क्या होगा? बराबर होगा. तीसरा नियम था थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तीसरा नियम कहता है एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हर एक क्रिया का उसके बराबर ही और उसकी विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगेगा. यानी अगर आपको इसके कई सारे एग्जाम्पल भी दिया था मैंने. एक लड़का था जो पानी में खड़ी नाव पर से जंप करता है, तो जिस ताकत से या जिस मोमेंटम से वो आगे की तरफ जंप करता है सेम मोमेंटम से नाव भी क्या होती है? पानी में पीछे की तरफ चली जाती है. तो जितना वो एक्शन देगा उतना ही क्या होगा? रिएक्शन होगा. आप किसी व्यक्ति को एक चाटा मारते हैं तो जितनी ताकत से आपने उसके चेहरे पर मारा उसके चेहरे ने भी आपके हाथ पर उतनी ही ताकत लगाई. हाँ, फ़र्क इतना है कि दर्द उसको ज़्यादा महसूस हुआ, आपको नहीं. कारण ये है क्योंकि आपके सर यहाँ की स्किन क्या है? थोड़ी सी मोटी है, तो वो दर्द का एहसास आपको होने नहीं दिया. तो एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. आइए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है? मोमेंटम के बारे में समझते हैं. मोमेंटम पहले भी पढ़ चुके हैं. मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी. यानी द्रव्यमान गुणे जो आपका वेलोसिटी है यानी वेग, इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मोमेंटम के बराबर होगा. अब पूछा जाता है इसकी यूनिट क्या है सर? तो सर जो द्रव्यमान की यूनिट होगी और जो वेलोसिटी की यूनिट होगी दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उसका यूनिट होगा. द्रव्यमान की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर प्रति सेकंड. ये हो गई आपके मोमेंटम की यूनिट. अब कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम को क्या करना है? आपको कंजर्व करना है, यानी बचाए रखना है. आपको नहीं बचाना है. एक्चुअली किसी भी प्रक्रिया के दौरान मोमेंटम अपने आप क्या होता है? कंजर्व रहता है. जैसे एक उदाहरण दिया मैंने, दो आप फुटबॉल ले लीजिए, दोनों एक सरफेस पर खड़े हैं और दोनों को अलग अलग वेलोसिटी से, एक को मान लीजिए 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, एक को 5 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, दोनों को आप धक्का दे दीजिए. तो दोनों जब अलग अलग वेलोसिटी से चल रही तो निश्चित तौर पे कुछ दूर जाने के बाद आपस में टकराएंगे. टकराने के बाद क्या होगा? जो एक फुटबॉल है जो आगे की तरफ जा रही थी वो हो सकता है वहीं रुक जाए और ये जो है टकराने के बाद ये क्या हो जाए? पीछे आ जाए. तो कहता क्या है कि सर टकराने से पहले जो मोमेंटम था फुटबॉलों का या टकराने के बाद जो मोमेंटम है, दोनों ही मोमेंटम क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं. इसका फार्मूला था m1u1 इज इक्वल टू प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2. क्या मतलब है इसका? कि सर आपको एक उदाहरण दिया था मैंने बंदूक और गोली का, जिसमें बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक अपने आप पीछे की तरफ झटका खा जाता है. ये क्या कहता है? अगर मान लीजिए गोली का द्रव्यमान m1 हो
और बंदूक का द्रव्यमान क्या हो, m2 हो। तो गोली का प्रारंभिक जो वेग है और बंदूक का जो प्रारंभिक वेग है, दोनों को आपस में प्लस कर दीजिए, तो बंदूक चलने के बाद भी जब गोली निकल जाती है बंदूक से, तो इसकी फाइनल वेलोसिटी गोली की और बंदूक की भी फाइनल वेलोसिटी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, दोनों आपस में ऐड होंगी, तो देखा जाएगा कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अर्थात मोमेंटम किसी भी घटना से पहले या उसके बाद क्या होता है, समान होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कभी कभी कॉम्पिटिशन्स में या आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सर 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। 1 न्यूटन क्या है? 1 न्यूटन है क्या? 1 न्यूटन यदि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम हो, उसकी वेलोसिटी में चेंज यानी उस पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन है वो भी किसके बराबर हो, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर हो, तो उस वस्तु पर लगने वाला बल किसके बराबर होगा सर, 1 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का आपका पूरे ही चैप्टर का रिवीजन। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को जो 9th क्लास में हैं और हो सकता है किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ पाएँ और उनका लाभ हो। धन्यवाद।